तो अभी हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का हमारे पास टोटल 3 मेथड्स है। पहला बाय फ्रिक्शन, दूसरा कंडक्शन और तीसरा इंडक्शन। अब डिपेंड करता है कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। जनरली फ्रिक्शन जो यूज करते हैं हम लोग इंसुलेटर के लिए यूज करते हैं, और जो कंडक्टर है उसके लिए आइदर हम लोग कंडक्शन यूज करेंगे या फिर क्या यूज करेंगे, इंडक्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में क्या करेंगे कि फ्रिक्शन के अंदर जैसे हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आएगा उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो इन फ्रिक्शन जो है जनरली अगर हम दो बॉडी को रब करते हैं ए एंड बी, तो आफ्टर फ्रिक्शन ए पे प्लस चार्ज एंड बी पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। या फिर ए पे माइनस आएगा तो बी पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ड्यू टू फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट चार्ज होगा ना तो उसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स होगा, एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव, तो दैट इज द अट्रैक्टिव फोर्स। तो अगर हम दो ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं बाय फ्रिक्शन तो उसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव। नोट करके आप लिख लो। जनरली इंसुलेटर्स आर चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन। अगर इंसुलेटर को चार्ज करना है तो जनरली हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे बेटा, फ्रिक्शन। और सेकेंड जो भी चार्ज आएगा इक्वल एंड अपोजिट, तो लिख लो इन फ्रिक्शन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर डेवलप। इन फ्रिक्शन जो चार्ज आएगा वो कैसा चार्ज आएगा, इक्वल एंड अपोजिट। अच्छा अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लेके रखा है। जैसे आप देखो, जैसे ड्राई हेयर को किसके साथ रब करते हैं, कम के साथ, तो ड्राई हेयर पे कैसा चार्ज आता है बेटा, पॉजिटिव। और कम पे कैसा आता है, नेगेटिव। उसी तरह कैट स्किन जिसको हम लोग फर बोलते हैं, अगर उसको किसके साथ रब किया जाए, एबोनाइट। एबोनाइट का मतलब होता है, लिख लो यहाँ पे, एबोनाइट मतलब है दैट इज द, एबोनाइट एक रॉड होता है, रबर का बना होता है। तो एबोनाइट का मतलब है बेटा रबर रॉड। तो जब भी हम रबर से किसको रब करते हैं, कैट स्किन को, तो इस केस में कैट के स्किन पे पॉजिटिव, और जो रबर रॉड है या जिसको इवोनाइट बोला जाता है उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट है ग्लास रॉड। जैसे ही ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ हम लोग रब करते हैं तो उस केस में ग्लास रॉड पे पॉजिटिव, सिल्क पे कैसा आएगा, नेगेटिव। और एक और है उलेन क्लॉथ को, एम्बर का मतलब होता है प्लास्टिक रॉड। तो जैसे बेटा प्लास्टिक रॉड से किसको रब करोगे, उलेन क्लॉथ को, तो उलेन क्लॉथ पे पॉजिटिव और प्लास्टिक पे कैसे आने वाला है, नेगेटिव। तो ये आपको याद रखना है, कभी कभी बोर्ड में एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इसको आपको याद करके रखना है। ठीक है, ओके। अब आते हैं जो जनरली है सेकेंड, कंडक्शन। हाँ, मेनली जो क्वेश्चन पूछा गया है ना वो आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कंडक्शन से, डायरेक्ट नहीं है, बीच में एज ए एप्लीकेशन यूज करके क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो कंडक्शन होता क्या है, तो अगर दो ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है, जैसे ही दोनों ऑब्जेक्ट को हम कांटेक्ट में लेके आएंगे तो होता है क्या है कि एक ऑब्जेक्ट से चार्ज दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर होता है। और ये ट्रांसफर कब तक चलते रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इन दैट मेथड अगर किसी बॉडी को जनरली कंडक्टर ही चार्ज किया जाता है, तो अगर कंडक्टर को चार्ज करना है तो दो कंडक्टर को कांटेक्ट में लेके आते हैं। एटलीस्ट कंडीशन है वन बॉडी मस्ट बी चार्ज, एक पे चार्ज होना ही होना पड़ेगा, दूसरा पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जैसे ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो चार्ज का क्या होता है बेटा, ट्रांसफर होता है या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। और कब तक चलते रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा उसके बाद चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। क्लियर। अब देखो, जैसे मान लो इसमें दो केस फ्रेम होता है। पहला, और आइडेंटिकल बॉडीज, तो हमने दोनों जो बॉडी कंसिडर किया है दोनों का रेडियस क्या है बेटा, सेम है। जैसे यहाँ पे ए एंड बी, पहले पे चार्ज है Q1 और दूसरे पे चार्ज कितना है, Q2। जैसे दोनों को कांटेक्ट में लेके आएंगे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा ए बी। अब पहले वाले पे चार्ज जो है ना वो हो गया Q1 डैश, और बी पे कितना हो गया बेटा, Q2 डैश। तो अगर दोनों बॉडी आइडेंटिकल है ना तो इन दैट केस दोनों पे इक्वल चार्ज आता है। कितना आता है, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2,
और दूसरे पे भी कितना आएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन इक्वल चार्ज तभी आएगा, लेकिन कंडीशन याद रखना आप, दोनों बॉडी क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, तभी कैसे चार्ज आएंगे, इक्वल एंड अपोजिट। लेकिन अगर आइडेंटिकल नहीं है, फॉर नॉन आइडेंटिकल बॉडीज, दोनों आइडेंटिकल नहीं है, तब यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट सॉरी इक्वल चार्ज नहीं आता है। किसी पे चार्ज कम होगा, किसी पे चार्ज क्या होगा बेटा, ज़्यादा। जैसे दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, ए का रेडियस है स्मॉल ए कर देता हूँ, बी का रेडियस स्मॉल बी, चार्ज कितना है Q1 एंड Q2। जैसे ही हम कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे दोनों को, अब यहाँ पे चार्ज सेम नहीं होगा, पहले पे आएगा Q1 डैश, दूसरे पे Q2 डैश, और ये जो चार्ज होता है ना Q1 डैश इज इक्वल टू ए बाई ए प्लस बी Q1 प्लस Q2, और उसी तरह जो Q2 डैश होगा बी बाई ए प्लस बी प्लस Q2। अच्छा, ये चार्ज आता कहाँ है, ये आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ना है, बट अभी फिलहाल के लिए आप याद क्या रखेंगे कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट का डायमेंशन सेम नहीं है, एक का रेडियस है दूसरे का रेडियस है बी, उस केस में जो पहला ऑब्जेक्ट है उस पर कितना चार्ज आएगा, ए बाई ए प्लस बी Q1 प्लस Q2, और दूसरा जो है Q2 डैश कितना होगा, बी बाई ए प्लस बी Q1 प्लस Q2। क्लियर? तो ये हम यूज कब करेंगे, जब दोनों का डायमेंशन डिफरेंट है, और जैसी डायमेंशन सेम है उस केस में जो चार्ज आएगा दोनों पे सेम होगा और कितने के बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से हम एक चीज़ नोट कर सकते हैं, अब देखो तो यहाँ पे भी चार्ज यहाँ पे भी चार्ज, दोनों पे चार्ज क्या है बेटा, सेम है, मतलब ए पे पॉजिटिव होगा तो बी पे भी क्या होगा, पॉजिटिव। उसी तरह अगर आइडेंटिकल नहीं भी है तो मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, नो डाउट, लेकिन जो नेचर होगा नेचर अगर ए पे चार्ज पॉजिटिव आएगा तो बी पे भी चार्ज क्या आने वाला है, पॉजिटिव। तो अगर हम दो ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं बाय कंडक्शन मेथड, तो दोनों पे जो चार्ज आएगा उनका नेचर क्या रहेगा, सेम। तो सेम नेचर में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। दैट मीन्स कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को चार्ज करेंगे बाय कंडक्शन मेथड तो उनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव। तो याद रखना है अपने को, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स लगने वाला है। रिपल्सिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन two objects when they are charged by कंडक्शन। ये अपने को याद करके चलना है। इसके पहले मैंने जो फ्रिक्शन पढ़ाया था, तो फ्रिक्शन में क्या है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ रहा था, तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स, जबकि कंडक्शन में अगर आइडेंटिकल बॉडी है तो दोनों पे मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, नेचर भी क्या होगा, सेम, रिपल्सिव फोर्स। अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो चार्ज डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड अलग होंगे लेकिन नेचर भी क्या रहेगा, सेम। और डायमेंशन भी आप देखो तो एक चीज़ Q1 प्लस Q2 दोनों जगह सेम है, ए प्लस बी भी क्या है, सेम। तो चार्ज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेडियस, मतलब जो ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट का रेडियस बड़ा होगा उस पर ओवरऑल चार्ज भी क्या आएगा बेटा, ज़्यादा आएगा। तो ये भी हमको याद रखना है कि अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम नहीं होगा, बट चार्ज किस पे कम किस पे ज़्यादा आएगा, जिसका रेडियस बड़ा होगा जिसका डायमेंशन बड़ा होगा उस पर ओवरऑल चार्ज क्या आएगा बेटा, ज़्यादा आने वाला है। क्लियर? ओके। अब मैं कुछ बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, जब जो चीज़ मैंने आपको पढ़ा है कंडक्शन। जैसे आप देखो, फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है, टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर, अंडरलाइन क्या करना है बेटा, आइडेंटिकल, ए एंड बी। ए पे चार्ज कितना गिवन है, 12 माइक्रोकुलम, एंड बी पे है -6 माइक्रोकुलम। ए न्यूट्रल आइडेंटिकल स्फीयर सी, टच स्फीयर है एंड देन बी, फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर। देखो हमारे पास दो स्फीयर है, पहला है ए और इस पे चार्ज कितना है बेटा, 12 माइक्रोकुलम। इसके साथ जो सी है अनचार्ज, मतलब इसका चार्ज कितने के बराबर है, 0। जैसे दोनों को कांटेक्ट में लेके आएंगे, क्योंकि सी पहले ए के साथ कांटेक्ट में आ रहा है देन बी के साथ, तो जैसे वो ए के साथ कांटेक्ट में आएगा
दोनों पे चार्ज सेम होगा क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम है, और कितने के बराबर होगा, Q1 प्लस Q2/2, दैट इज द चार्ज ऑन ए। और सेम चार्ज कहाँ पे आएगा बेटा, सी पे। तो कितना आएगा, QA इज इक्वल टू QC 12 माइक्रोकूलम प्लस 0 डिवाइड बाई 6, दैट इज द 6 माइक्रोकूलम। तो जैसे ही ए और सी कांटेक्ट में आएंगे तो फाइनल चार्ज ए एंड सी दोनों का चार्ज सेम होगा, और ईच का वैल्यू कितना होगा बेटा, 6 माइक्रोकूलम। उसके बाद क्या करते हैं, सी पहले ए को टच किया, फिर किसको टच कर रहा है, बी को। तो अब देखो आप, बी पहले से कितना बैठा हुआ है लेके, -6 माइक्रोकूलम, और सी जो है उस पर कितना आ गया, 6 माइक्रोकूलम। अब जैसे दोनों को कांटेक्ट में लेके आएंगे बी एंड सी, तो अभी जो चार्ज मिलेगा, जितना चार्ज बी पे होगा सेम चार्ज सी पे होगा, और कितना होगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। Q1 देखो तो यहाँ पे -6 माइक्रोकूलम है, Q2 प्लस 6 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई 2 कितने के बराबर, 0। तो एट द एंड बी पे भी कितना चार्ज आ गया, 0, और सी पे भी कितना चार्ज आ गया, 0। बात आया समझ में, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। पहले सी ए के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, ए पे चार्ज है 12 माइक्रोकूलम, सी पे कितने के बराबर है, 0। जैसे ही कांटेक्ट में आएगा, आइडेंटिकल बॉडी है, दोनों पे चार्ज सेम होंगे, और कितना होगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। फाइनली दोनों पे कितने चार्ज आ गए, 6 माइक्रोकूलम। अब सी किसके साथ कांटेक्ट में जाने वाला है, बी। बी पहले से कितना चार्ज लेके बैठा है, -6 माइक्रोकूलम, सी कितना है, 6 माइक्रोकूलम। जैसे दोनों कांटेक्ट में आएगा, फाइनल चार्ज कितना आएगा बेटा, Q1 प्लस Q2/2, और फाइनली कितने के बराबर, 0। तो अब आप बोल सकते हो ना कि जो ए है इसका जो फाइनल चार्ज आएगा 6 माइक्रोकूलम, बी फाइनल चार्ज 0, एंड स्फीयर सी फाइनल चार्ज भी कितने के बराबर, 0 को इक्वल। क्लियर, ओके। ये क्वेश्चन है आपका CBSE का 24 का क्वेश्चन, एकदम सेम कंसेप्ट पे बेस है। आप अच्छे से रीड करो एक बार। 2 आइडेंटिकल बॉल्स है, B1 B2, चार्ज एक पे है -7 पिको और दूसरे पे 4 पिको चार्ज। दोनों को हम एक साथ, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ ए थर्ड आइडेंटिकल बॉल C एंड देन सेपरेटेड इफ द चार्ज ऑन द ईच स्फीयर इज, ओ सिंपली ये करके देखो 2 आइडेंटिकल स्फीयर है, B1 B2, B1 पे चार्ज कितना है बेटा, -7 पिको फराड, B2 पे 4 पिको फराड, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट। और यहाँ पे जो है एक B3 है, इस पे चार्ज नहीं गिवन है, चार्ज नहीं गिवन है तो नहीं पता है इसको क्यों मान लेते हैं। क्लियर, फिर बोलता है इफ द फाइनल चार्ज ऑन ईच बॉल कितने के बराबर हो गया, -2। देखो जैसे तीनों को एक साथ कांटेक्ट में लेके आएंगे ना, तीनों को एक साथ कांटेक्ट में, तो यहाँ पे चार्ज का क्या होता है बेटा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। चार्ज का क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कांटेक्ट से पहले जितने चार्ज है आफ्टर कांटेक्ट भी चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। इन कंडक्शन चार्ज का हमेशा रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ना तो चार्ज लॉस होता है और नहीं चार्ज का गेन होता है, ओनली रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व। तो कांटेक्ट से पहले ए पे कितना चार्ज है, -7 पिको फराड, बी पे B2 पे 4 पिको फराड, B3 पे नहीं पता, Q इज इक्वल टू, अब कांटेक्ट के बाद दोनों पे कितना आ गया, -2, तो -2 एंड -2 कितने के बराबर, -6 पिको फराड। देखो तो Q इज इक्वल टू, इधर कितना आएगा, -3, इधर लेके आओगे तो +3, तो -6 + 3 पिको फराड, तो ओवरऑल कितना आ गया, -3 पिको फराड। कौन सा ऑप्शन फंसेगा, सेकेंड ऑप्शन। तो कंडक्शन में याद रखना है, 2 ही तरह के क्वेश्चन होंगे। पहले एक चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड होगा, जो ये वाला क्वेश्चन था, और जो दूसरा था चार्ज कंजर्व नहीं था, उसमें कॉन्टेक्ट में लेके आके फाइनल पूछा था कि इच स्फीयर पे चार्ज कितना आएगा। बात क्लियर, ओके। हाँ, अभी जो क्वेश्चन मैंने लिया है, अब यहाँ पे देखो दोनों का रेडियस सेम नहीं है, रेडियस डिफरेंट है। एक का रेडियस कितना है 1, दूसरे का कितना है बेटा 3, चार्ज भी गिवन है। तो जो जो डाटा गिवन है मैं लिख लेता हूँ। A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू
3 सेंटीमीटर, Q1 इज इक्वल टू -1 माइक्रोकुलम, Q2 इज इक्वल टू 5 माइक्रो। और बोला क्या है कि जब दोनों स्फीयर कांटेक्ट में आएंगे तो फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर निकालना है। तो देखो तो दोनों का डायमेंशन अलग है ना, तो जैसे ही डायमेंशन अलग है उसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था, Q1 इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू Q1 प्लस Q2। ए गिवन है 1 सेंटीमीटर, ए प्लस बी कितना हो जाएगा दोनों मिला के 4 सेंटीमीटर, Q1 प्लस Q2, Q1 है -1 माइक्रोकुलम एंड Q2 है बेटा 5 माइक्रोकुलम। हो गया। ये डिफरेंस कितना आएगा 4, 4 से 4 क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 माइक्रोकुलम एंड Q2 इज इक्वल टू, Q2 नहीं Q1 डैश एंड Q2 डैश इज इक्वल टू। अब Q2 डैश को आप दो तरीका है, या तो फॉर्मूले से निकाल लो या फिर दूसरे अपने को पता है कि कंडक्शन में चार्ज हमेशा क्या रहता है कंजर्व। तो पहले कितना चार्ज है टोटल 4 माइक्रोकुलम है, तो आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन भी कितना होगा 4 माइक्रोकुलम। जहाँ पे एक पे वैल्यू कितना आ गया 1, तो दूसरे पे कितना आएगा बेटा 3 माइक्रोकुलम। ये तभी आप लिख लोगे जब आपको पहले से पता होना चाहिए कि चार्ज हमेशा क्या रहता है कंजर्व, और नहीं तो जो फॉर्मूला है वहां से भी जा सकते हैं, बी बाई ए प्लस बी Q1 प्लस Q2, बी कितना गिवन है 3, नीचे में ए प्लस बी कितना हो जाएगा 4, और टोटल चार्ज देख लो Q1 प्लस Q2 कितना आएगा 4 माइक्रोकुलम, कैंसिल, दैट इज इक्वल टू, आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। हाँ, अभी जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। द होल चार्ज ऑफ ए कंडक्टर कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एन आइसोलेटेड कंडक्टर। अगर हम दो कंडक्टर को एक साथ जब कांटेक्ट में लेके आते हैं तो चार्ज का क्या होता है ट्रांसफर या रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्वेश्चन ये है होल चार्ज, क्या होल चार्ज ट्रांसफर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, और दूसरा है कि चार्ज का फ्लो कब तक होते रहेगा बेटा। स्टेटमेंट 2 क्या है, चार्ज फ्लो फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्लो स्टॉप एज सुन एज पोटेंशियल सेम। हाँ, ये तो बात सही है, मैंने अभी बोला था ना स्टेटमेंट के टाइम ही बोला था कि चार्ज का फ्लो कब तक होते रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। एक चीज़ आप लोग कन्फ्यूज मत होना, जब आइडेंटिकल बॉडी है तो दोनों पे फाइनल चार्ज क्या आएगा सेम आएगा, लेकिन अगर डायमेंशन डिफरेंट है चार्ज नहीं सेम आने वाला है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक दोनों पे इक्वल चार्ज नहीं आ जाए, ये गलत स्टेटमेंट है। चार्ज का फ्लो तब तक होते रहेगा जब तक दोनों का फाइनल पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ये बेस्ट स्टेटमेंट है। क्लियर ना, यही स्टेटमेंट है। इन कंडक्शन चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का ट्रांसफर, चार्ज का फ्लो तभी तक होता है जब तक दोनों ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। हाँ, वो बात अलग है कि जब डायमेंशन सेम होगा तब फाइनल चार्ज भी क्या होने वाला है सेम, अदरवाइज चार्ज कभी भी सेम नहीं होगा, चार्ज हमेशा क्या रहेगा डिफरेंट रहने वाला है। तो सिंपल स्टेटमेंट हम यही बोलेंगे, चार्ज का फ्लो तभी तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो खैर स्टेटमेंट 2 तो सही है। अब आते हैं स्टेटमेंट 1 पे। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, देखो यहाँ पे टोटल 2 केस है। पहला, जब हम दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लेके आ जाए या फिर दो ऑब्जेक्ट को हम किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें, इस केस में कभी भी, इन दैट केस कभी भी 100% चार्ज नहीं ट्रांसफर होगा, ए से बी कभी भी 100% चार्ज नहीं ट्रांसफर होगा। यहाँ पे भी ए से बी 100% चार्ज कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है। लेकिन जो सेकंड केस है जो अपने को चैप्टर 2 के अंदर पढ़ना है, एक कंडक्टर दूसरा कंडक्टर, इन दोनों को अगर हम कनेक्ट कर दे, इस पे चार्ज है Q1 और इस पे कितना चार्ज है बेटा Q2, इन दैट केस जो स्फीयर ए का चार्ज है, कंडक्टर ए का चार्ज है, वो 100% किस पे चार्ज ट्रांसफर हो जाता है आउटर वाले कंडक्टर पे। यहाँ के लिए आपको सिर्फ याद रखना है, बाकी चैप्टर 2 के अंदर पढ़ाएंगे कि कैसे आएगा, बट इतना याद करना कि अगर एक कंडक्टर के अंदर दूसरा कंडक्टर रख दे और दोनों को हम लोग कनेक्ट कर दें, इन दैट केस जो कंडक्टर इनसाइड होगा ना उसका 100% चार्ज कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा आउटर वाले पे। तो हाँ, हम एक कंडक्टर का चार्ज दूसरे कंडक्टर पे 100% ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि एक कंडक्टर दूसरे के किधर होना पड़ेगा इनसाइड। लेकिन अगर दोनों को बाहर से कांटेक्ट में रखा है या बाहर से कनेक्ट करके रखा है, इन दैट केस 100% चार्ज कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा।
तो ये वाला जो स्टेटमेंट है गलत है, कैन नॉट नहीं, हो सकता है, लेकिन हो सकता है उसके लिए कंडीशन क्या है, एक कंडक्टर दूसरे के किधर होना पड़ेगा, इनसाइड। कैसे होगा ये हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 2 में, ठीक है। जो उसका फॉर्मूला होता है ना बेटा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है भी ए माइनस भी बी क्यू के क्यू वन बाई ए माइनस वन बाई बी, इसका रेडियस ए होता है, दूसरे वाले का रेडियस कितने के बराबर है, बी। अब देखो जैसे ही दोनों को कनेक्ट करेंगे दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, तो सेम होगा तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर, जीरो। अगर ये टर्म्स जीरो है तो राइट साइड वाला टर्म्स कितना होगा, जीरो। के कभी जीरो हो नहीं सकता है, वन बाई ए माइनस वन बाई बी भी जीरो नहीं होगा, तो Q1 कितने के बराबर होगा, जीरो। इसका मतलब है ना कि जो Q1 चार्ज है कंडक्टर का, इनर कंडक्टर का, वो किस पे ट्रांसफर हो गया, दूसरे वाले पे। क्लियर। खैर इसको हम लोग सेकंड चैप्टर के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हम क्या भी याद रखेंगे कि जो चार्ज का ट्रांसफर है एक से दूसरे पे होगा, 100% भी चार्ज क्या हो सकता है बेटा, ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन कंडीशन याद रखना है कि वो तभी होगा जब एक कंडक्टर दूसरे के किधर होना पड़ेगा, इनसाइड में होना पड़ेगा। क्लियर, ओके। तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 क्या है बेटा, करेक्ट है। एक और क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से रीड करो आप लोग। व्हेन चार्ज आर paired between any two bodies then charge is really lost but some loss of energy, अच्छा then no charge is really lost but some loss of energy। बिल्कुल, जब भी कंडक्शन होगा, जब भी कंडक्शन के केस में हमेशा चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है, चार्ज हमेशा क्या रहता है बेटा, कंजर्व। कंजर्व का मतलब है इतना चार्ज कांटेक्ट से पहले होगा, आफ्टर कांटेक्ट भी चार्ज क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। लेकिन इस प्रोसेस में चार्ज का ट्रांसफर हो, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, इसमें एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी नहीं कंजर्व होता बेटा, एनर्जी क्या रहता है, लॉस रहता है। तो हम ये बोलेंगे कि कंडक्शन हो, कांटेक्ट हो, चार्ज का हमेशा क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्यों, क्योंकि चार्ज कंजर्व रहने वाला क्वांटिटी, इसलिए जितना चार्ज कांटेक्ट से पहले होगा आफ्टर कांटेक्ट भी चार्ज क्या रहेगा, सेम, इसलिए चार्ज रहेगा कंजर्व। लेकिन क्या चीज़ नहीं रहेगा, तो ड्यूरिंग द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज उस प्रोसेस में एनर्जी लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में एनर्जी क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। ठीक है, तो आप एक बार देखो तो असर्शन भी क्या है बेटा, करेक्ट है, रीजन, हाँ रीजन भी क्या है, करेक्ट है, क्योंकि सम एनर्जी लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो ये भी सही है। क्लियर, स्टेटमेंट सॉरी असर्शन भी क्या है, करेक्ट, और रीजन भी क्या है बेटा, करेक्ट। ओके, अब आते हैं इंडक्शन। व्हाट इज द इंडक्शन, तो मैंने क्या बोला था, तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर चार्ज करना है तो टोटल हमारे पास 3 मेथड है। पहला है फ्रिक्शन, जनरली हम लोग यूज करते हैं इंसुलेटर के लिए। दूसरा है कंडक्शन, कंडक्शन में जनरली कंडक्टर को चार्ज करते हैं। थर्ड है इंडक्शन। लेकिन इंडक्शन से पहले आपको थोड़ा बेसिक सा कंसेप्ट पता होना चाहिए, ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग का मतलब क्या है, शेयरिंग ऑफ चार्जेस। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में लेके आते हैं, कनेक्ट करते हैं, इन दैट केस चार्ज का क्या होता है, वहाँ पे ट्रांसफर होता है। हो सकता है कि ग्राउंड से चार्ज ऑब्जेक्ट में आए, या फिर ऑब्जेक्ट से चार्ज कहाँ पे जाएगा, ग्राउंड में जाएगा। कब तक चलते रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में लेके आएंगे तो फाइनल जो पोटेंशियल ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो कितने के बराबर होगा, जीरो। तो ग्राउंडिंग का मतलब यही है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड के साथ में कांटेक्ट में लेके आएंगे तो चार्ज का क्या होगा, फ्लो होगा, आइदर ग्राउंड टू ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट टू ग्राउंड। और कब तक होते रहेगा, जब तक दोनों का फाइनल पोटेंशियल जीरो नहीं हो जाए। ग्राउंड का पोटेंशियल तो पहले से जीरो होता है, कंडक्टर का पोटेंशियल भी कितने के बराबर हो जाएगा, जीरो। क्लियर, तो आप लिख लो पहले। अब यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आएगा उसका फाइनल पोटेंशियल कितने के बराबर हो जाएगा, जीरो के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल 3 केस पॉसिबल है। पहला, जब हम किसी निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में लेके आ जाए, ऐसा हमने नेगेटिव चार्ज दे रखा है और इसको हमने ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में ला दिया। तो इस केस में क्या होगा,
जो ऑब्जेक्ट है उसका पोटेंशियल कितना होगा, 0। तो इन दैट केस ये जो निगेटिव चार्ज है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ऑब्जेक्ट से किधर मूव करेंगे, ग्राउंड की तरफ। तो ये याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, जैसे उसको किसके साथ कांटेक्ट में लेके आएंगे, ग्राउंड के साथ, तो वहां से जो नेगेटिव चार्ज है ऑब्जेक्ट से कहाँ पे जाएंगे, ग्राउंड। तो लिख लो नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ग्राउंड कब तक होते रहेगा, टिल ऑब्जेक्ट बिकम्स न्यूट्रल। चार्ज का फ्लो तब तक होते रहेगा जब तक ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल 0 ना हो जाए, ठीक है। उसी तरह मान लो अब हम पॉजिटिव चार्ज ले लें, पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया, ऐसा चार्ज देकर रखा है पॉजिटिव। अब इन दैट केस इलेक्ट्रॉन से ग्राउंड बाहर आता है, ग्राउंड से बेटा इलेक्ट्रॉन क्या आता है, बाहर की तरफ, और कहाँ पे जाएगा, ऑब्जेक्ट। कब तक चलते रहेगा, फिर से वही चीज, जब तक ऑब्जेक्ट पे नेट चार्ज 0 नहीं हो जाए या फिर उसका पोटेंशियल 0 नहीं हो जाए। तो ये चार्ज का फ्लो इन दैट केस जब ऑब्जेक्ट पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो इन दैट केस जो चार्ज फ्लो करेगा, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, वो ग्राउंड से कहाँ जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट की तरफ। और उसी तरह अगर ऑब्जेक्ट पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो इन दैट केस जो नेगेटिव चार्ज है वो किधर जाने वाला है, नेगेटिव चार्ज मतलब या इलेक्ट्रॉन किधर जाने वाला है, ग्राउंड की तरफ। ये चीज़ हमको याद करके रखना है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज है तो जैसे ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आएगा तो इसका नेगेटिव चार्ज, ऑब्जेक्ट का नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, ग्राउंड के अंदर। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में लेके आएंगे तो इन दैट केस इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से कहाँ पे आने वाला है, ऑब्जेक्ट। और थर्ड, अगर ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है और उसको ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में लेके आ जाए, यहाँ पे कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं होगा, नो फ्लो ऑफ चार्ज, नो फ्लो ऑफ चार्ज। बात आया समझ में। तो ग्राउंडिंग का सिंपल मतलब क्या है, शेयरिंग ऑफ चार्ज विथ ग्राउंड। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में लेके आएंगे तो चार्ज का क्या होगा, शेयरिंग। कब तक शेयरिंग होते रहेगा, जब तक ऑब्जेक्ट का फाइनल पोटेंशियल 0 नहीं हो जाए। अब शेयरिंग में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जेक्ट से ग्राउंड में भी जा सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है। तो अगर कैसा चार्ज बॉडी है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो इन दैट केस इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट से ग्राउंड में जाएंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से कहाँ आएंगे, ऑब्जेक्ट में। अगर न्यूट्रल बॉडी है तो यहाँ पे कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं होने वाला है। बात क्लियर। यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे इंडक्शन के अंदर, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंडक्शन। नहीं, एक एग्जांपल है फिर कर लेते हैं। आप पढ़ो तो क्वेश्चन। व्हेन ए बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम अर्थ इनटू द बॉडी। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है अर्थ से किसके तरफ है, बॉडी में। इन दैट केस यू हैव टू फाइंड आउट कि जो बॉडी है उस पर कैसा चार्ज होगा। जस्ट देखो आप इसके पहले वाले स्लाइड में, इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड से बॉडी में जा रहा है तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो वही है क्वेश्चन। यहाँ पे देखो तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अर्थ इनटू द बॉडी ना, दैट मीन्स उसके पास, सॉरी गलती हो गया। व्हेन ए बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अर्थ, तो अगर ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है ऑब्जेक्ट पे, तो आप देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं था, ये ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है ऑब्जेक्ट पे। कब, जब ऑब्जेक्ट पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, ठीक है। इस पे कैसा चार्ज होने वाला है बेटा, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। अब हम स्टार्ट करेंगे इंडक्शन। अब इंडक्शन होता क्या है, इंडक्शन में क्या करते हैं, किसी चार्ज्ड बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आते हैं। जो न्यूट्रल बॉडी होता है जनरली कंडक्टिंग होता है। इन दैट केस जो चार्ज्ड बॉडी है वो सेम चार्ज को क्या करेगा, रिपेल। जो अनलाइक चार्ज है उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। ड्यू टू विच जो बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, उसके एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और दूसरी तरफ कैसे आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। और इस तरह से चार्ज क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। जैसे एक बॉडी जिसके ऊपर चार्ज है, इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूसिंग बॉडी, इंड्यूसिंग चार्ज। और यहाँ पे हमने
न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, ये जो पार्ट होता है ना, ये होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर नहीं होगा तो जो भी चार्ज है ग्राउंड में या ग्राउंड से कहाँ जाएगा, कंडक्टर के अंदर। और ये आपका बेटा न्यूट्रल कंडक्टर। क्लियर। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई पॉजिटिव चार्ज इसके पास में लेके आएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज को क्या करने वाला है, रिपेल करने वाला है। इस तरह से एक तरफ कैसे चार्ज आ गए नेगेटिव, दूसरी तरफ कैसे चार्ज हो गए पॉजिटिव। बट अभी भी इस पे नेट चार्ज, अभी भी नेट चार्ज कितने के बराबर है, 0। अभी भी ये ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं हुआ है। तो अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, अगले स्टेप में ये जो बॉडी है जिसपे एक तरफ नेगेटिव चार्ज है और दूसरी तरफ कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये ग्राउंडिंग नहीं है, सॉरी, इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंडिंग कर देंगे। अब ग्राउंडिंग करने से क्या होगा, देखो यहाँ पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो मैंने ग्राउंडिंग में पढ़ाया था कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ग्राउंड से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्लियर ना। तो इस वाले पार्ट में जो नेट चार्ज है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 0। तो आपको जो सिचुएशन मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये वाला चार्ज खत्म ही हो गया। क्लियर। तो एक तरफ देखो तो कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, दूसरी तरफ जो पॉजिटिव चार्ज था उसको ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन निकल के न्यूट्रलाइज कर दिया। अगले स्टेप में इस ग्राउंडिंग को हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। कट करके दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो जैसे आप अलग करोगे इस चार्ज के बीच में क्या होगा बेटा, रिपल्सन होगा और फाइनली बॉडी में चार्ज यूनिफॉर्मली कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्लियर। अब आप देखो तो यहाँ पे जो हमने बॉडी लेके आया था कैसे चार्ज वाला, पॉजिटिव, ओवरऑल यहाँ पे कैसा चार्ज आया, निगेटिव। क्लियर। और इसके बीच में जो फोर्स लगेगा पॉजिटिव और नेगेटिव, कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव। तो इन इंडक्शन जनरली हम न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करते हैं। जनरली कैसे बॉडी को चार्ज करते हैं, न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करते हैं जब उसके पास कोई हम एक चार्ज बॉडी लेके आते हैं। उस तरह से एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव, और ग्राउंडिंग करने के बाद अगर हमने पॉजिटिव चार्ज लेके आया है तो न्यूट्रल बॉडी पे फाइनली कैसा चार्ज आने वाला है, नेगेटिव चार्ज आने वाला है। क्लियर हुआ। अच्छा, अब यहाँ से पॉजिटिव की जगह अगर मैं नेगेटिव, अच्छा एक और क्वेश्चन है, नहीं है, समझो पहले आप। मैंने बोला इसको कट करेंगे, उसके बाद इन दोनों को सेपरेट करेंगे। क्लियर। एक काम करते हैं, इसको कट नहीं करते, बिना कट के इन दोनों को सेपरेट कर दो, तब क्या होगा, बिना कट के अगर इन दोनों को सेपरेट कर हमने कर दिया ना, तो उस केस में क्या होगा, सिचुएशन ये होगा कि ये जो निगेटिव चार्ज है फिर से कहाँ पे चला जाएगा, ग्राउंड में, और ये फाइनली कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंडिंग कट करते हैं और उसके बाद से इस बॉडी को यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। बात आ रही है समझ में। अगर बिना ग्राउंडिंग कट किए अगर आपने इसको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया यहाँ से, फिर ये जो निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज वो कहाँ पे चला जाएगा, ग्राउंड में। इसलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, निगेटिव चार्ज ग्राउंड में नहीं जाए, पहले हम लोग ग्राउंडिंग कट करते हैं, उसके बाद दोनों को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। क्लियर। ओके। अब 2, अब हमारे पास चार्ज है निगेटिव, यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी है। अच्छा, अभी जो है नेगेटिव चार्ज वाला बॉडी लेके आते हैं एक न्यूट्रल बॉडी के पास, देख लो कौन से चार्ज को ट्रैक करेगा, पॉजिटिव, इसको रिपेल करेगा निगेटिव। फिर हम लोग क्या करेंगे अगले स्टेप में, इसको ग्राउंडिंग कर देंगे। ऐसी ग्राउंडिंग करेंगे, नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, वो कहाँ पे चला जाएगा, ग्राउंड में। ग्राउंड में जाने के बाद सिचुएशन ये हो गया। फिर इसको यहाँ से हम लोग अगले स्टेप में कट करके और क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो जैसे ही कट करके रिमूव करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट है, इसमें कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज लेके आ रहे हैं, तो फाइनली जो ऑब्जेक्ट चार्ज होगा उस पर कैसा चार्ज आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इस प्रोसेस में चार्ज कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा, इसमें चार्ज नहीं कंजर्व रहता है। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि ये आइसोलेटेड सोर्स नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये जो न्यूट्रल बॉडी है इसको ग्राउंडिंग कर रहे हैं, मतलब हमने बाहर से क्या किया, सोर्स दे दिया। तो जैसे ही बाहर से कोई सोर्स देंगे, इन दैट केस चार्ज नहीं कंजर्व रहने वाला है। फ्रिक्शन में कंजर्व रहेगा, एक से चार्ज निकलेगा दूसरे पे जाएगा। कंडक्शन में भी चार्ज क्या रहने वाला है, कंजर्व, लेकिन इंडक्शन में चार्ज कंजर्व नहीं रहता है। इंडक्शन में अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे तो फाइनल कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव।
इंडक्शन में जो चार्ज हम लोग जनरली यूज करते हैं, किसको चार्ज करने के लिए? न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने के लिए हम लोग प्रोसेस इंडक्शन यूज करते हैं। बात क्लियर? अब जैसे मान लो मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ। फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर। चार्ज मतलब पॉजिटिव या निगेटिव। फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर। ठीक है, पहला, दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में रखा है और यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं, ए है और ये बी। अब इसमें क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को। किसको रिपेल करेगा? पॉजिटिव चार्ज को। बट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि एक किसके साथ है? कांटेक्ट में, इसलिए पॉजिटिव चार्ज मूव करते जाएगा और ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। फाइनली इस वाले पॉइंट पे कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नहीं रुकेगा क्योंकि एक कांटेक्ट में ना बी के साथ, इसलिए ये चार्ज यहाँ से इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा। तो देखो तो ए पे ओवरऑल कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव, और बी पे ओवरऑल कैसा चार्ज आने वाला है? पॉजिटिव। अच्छा, इसी में सिचुएशन ऐसा कर दे, थोड़ा सा इनके बीच में डिस्टेंस रखे, कांटेक्ट में नहीं लेके आए, तब क्या होगा? यहाँ पे आएंगे नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव आगे नहीं जा सकता है, क्यों? क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। फिर ये पॉजिटिव कौन से चार्ज को अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव। किसको रिपेल करेगा? पॉजिटिव। तो देखो तो ओवरऑल ये भी क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, और ये भी क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। अच्छा, ऐसे भी तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं और दूसरे वाले को ग्राउंडिंग कर देते हैं दोनों कांटेक्ट में, तब क्या होगा? तो यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज लिया है। नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव। किसको रिपेल करेगा? नेगेटिव। बट दोनों कांटेक्ट में होने से नेगेटिव चार्ज यहाँ तक आएगा। नेगेटिव चार्ज आके यहाँ पे भी नहीं रुकेगा, ग्राउंडिंग है ना, इसको पाथ मिल गया तो सीधे कहाँ पे चला जाएगा? ग्राउंड में। ओवरऑल ए पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और बी अभी भी क्या रहने वाला है? न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल रहेगा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे नहीं रुकेगा, क्योंकि ग्राउंडिंग करके रखा है ना, इसलिए नेगेटिव चार्ज कहाँ पे चला जाएगा? ग्राउंड के अंदर। अच्छा, उसी तरह अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अब दोनों को थोड़ा सा दूर करके ग्राउंडिंग कर दिया, तब क्या होगा? पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव। किसको रिपेल करेगा? पॉजिटिव। एक फिर किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव। किसको रिपेल करेगा? पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव पार्ट ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो इस केस में ग्राउंड से क्या निकलेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन, और इस नेगेटिव चार्ज को आके क्या करेगा? न्यूट्रलाइज। ओवरऑल ए पे कैसा चार्ज होगा? जीरो, क्योंकि नेट चार्ज कितना होगा? जीरो। और बी पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स आके इसको क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। बात आया समझ में? बस इस टाइप का क्वेश्चन मिलेंगे। एक और ले लेते हैं कुछ। निगेटिव चार्ज है, 3sp, और तीनों कांटेक्ट में, और लास्ट वाले को ग्राउंडिंग कर दिया, तब क्या होगा? ए बी, यहाँ पे आएंगे पॉजिटिव, निगेटिव कांटेक्ट में होने से यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, और फिर ये देखो तो ए बी एंड सी। सी किसके साथ कांटेक्ट में? ग्राउंड में। तो फिर ये नेगेटिव चार्ज रुकेगा नहीं, कहाँ पे चला जाएगा? ग्राउंड में चला जाएगा। जैसे ग्राउंड में जाएगा, ए पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव, बी पे जीरो, और सी पे भी कितने के बराबर हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। बात क्लियर? ये था कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। अब इंडक्शन के अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स है, वो नोट करके रखना है, ठीक है? अब सुनो क्या क्या पॉइंट्स है। पहला, जो नेचर ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज है, मतलब जो न्यूट्रल बॉडी के ऊपर जो चार्ज आने वाला है, दैट इज ऑलवेज अपोजिट टू द ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज। मतलब हम जो ऑब्जेक्ट लेके आएंगे उसकी वजह से जो चार्ज इंड्यूस होगा अंदर न्यूट्रल बॉडी, दैट विल बी अपोजिट टू द इंड्यूसिंग चार्ज। क्लियर? और इसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो Q इज इक्वल टू माइनस क्यू 1 माइनस 1/k। Q मतलब है इंड्यूस्ड चार्ज, स्मॉल q क्या शो कर रहा है बेटा? इंड्यूसिंग चार्ज, और k क्या शो कर रहा है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको मैं नेक्स्ट वाले क्लास में बताऊंगा। ये होता है इनफाइनाइट फॉर मेटल्स और कंडक्टर। जो कंडक्टर से उसके लिए k का वैल्यू कितना होगा? इनफाइनाइट। अगर एयर या वैक्यूम हो गया, उसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा? 1। एयर और वैक्यूम। जनरली हम लोग कंडक्टर यूज करते हैं, तो कंडक्टर में k का वैल्यू कितना होगा? इनफाइनाइट, और समथिंग बाई इनफाइनाइट कितना होता है? 0। तो जैसे ये टर्म्स 0 हो जाएगा,
इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्या होगा, इंड्यूस, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडक्टर के लिए। कंडक्टर के अलावा अगर कोई भी चीज़ है तो इक्वल एंड अपोजिट नहीं होगा, अपोजिट होगा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। उस केस में जो इंड्यूस्ड चार्ज है उसका वैल्यू कम हो जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में, इंड्यूसिंग चार्ज के रेस्पेक्ट में। लेकिन कंडक्टर है, मेटल्स है, इन दैट केस जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इंड्यूसिंग चार्ज के इक्वल हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने लिख के रखा है जो इंड्यूस्ड चार्ज है ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द इंड्यूसिंग चार्ज। इक्वल किसके केस में आएगा, कंडक्टर के केस में या मेटल के केस में, बाकी में क्या आएगा, लेस देन रहेगा। ठीक है। इन इंडक्शन ए चार्ज बॉडीज एक्टर्स एंड, हाँ मैंने बोला था ना कि इंडक्शन में हम जनरली कैसे बॉडी को चार्ज करते हैं, न्यूट्रल बॉडी को। कैसे चार्ज करेंगे कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे तो जो न्यूट्रल बॉडी है उस पर फाइनली कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो जैसे ही निगेटिव चार्ज आएगा इसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो अगर हम इंडक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं, मतलब किसी ऑब्जेक्ट, मतलब जनरली हम लोग किसको चार्ज करते हैं, जनरली हम लोग चार्ज करते हैं न्यूट्रल बॉडी को। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे तो न्यूट्रल बॉडी पे निगेटिव चार्ज आता है, इसलिए ओवरऑल कौन सा फोर्स लगेगा, दैट इज द अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। क्लियर। अच्छा, फिर जो है रिपल्सन इज द श्योर चेक ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑफ सिमिलर नेचर। हाँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से अंडरलाइन करो आप। रिपल्सन, रिपल्सन जो है वो हमेशा क्या शो करेगा, सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज। क्यों, अट्रैक्शन में आप ये नहीं बोल सकते हो कि एक पे पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे पे क्या होगा, निगेटिव। दूसरे पे निगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। देखो तो इंडक्शन में एक पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल बॉडी को जब हमने चार्ज किया तो उसके बीच में कैसा फोर्स लगा, अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव किसके किसके बीच में फोर्स लग रहा है, एक चार्ज बॉडी और दूसरा न्यूट्रल बॉडी। तो अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब है कि अगर एक पे पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे पे निगेटिव चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो नहीं होगा तो क्या होगा, न्यूट्रल बॉडी होगा। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है बिटवीन ए पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एंड बिटवीन ए चार्ज एंड न्यूट्रल बॉडी, इनके बीच में भी कैसा फोर्स लगता है, अपोजिट फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। बात समझ में आया। लेकिन अगर फोर्स रिपल्सिव है तो 100%, तो 100% दोनों पे सेम नेचर ऑफ चार्ज होगा दोनों पे पॉजिटिव या फिर दोनों पे क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स है तो हो सकता है एक पे पॉजिटिव तो दूसरे पे क्या हो, नेगेटिव, या फिर ये भी हो सकता है एक पे पॉजिटिव तो दूसरा कैसा बॉडी हो, न्यूट्रल बॉडी हो। क्लियर। कैसे, वो भी मैं दिखाई देता हूँ। जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, ये न्यूट्रल बॉडी है, क्या करेगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल। इसके बीच में लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स और इसके बीच में लगेगा रिपल्सिव फोर्स। लेकिन जो अट्रैक्टिव फोर्स है ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्लोज है। जो रिपल्सिव फोर्स है बेटा वो क्या होगा, कम होगा। तो ओवरऑल इनके बीच में जो नेचर आएगा फोर्स का वो कैसा हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि अगर हम किसी चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के बहुत ही क्लोज लेके आए तो कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव फोर्स ये शो करता है कि एक पे पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा न्यूट्रल भी हो सकता है और साथ में नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर। लेकिन अगर रिपल्सन है तो रिपल्सन है तो 100%, अगर एक पे पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे पे भी पॉजिटिव चार्ज ही होगा, अगर एक पे निगेटिव है तो दूसरे पे भी क्या होगा, निगेटिव। तो अगर चार्ज का नेचर फाइंड आउट करना है तो हमेशा रिपल्सिव फोर्स देखेंगे, वहाँ से ये पता चलेगा कि दोनों पे सेम नेचर ऑफ चार्ज है। जबकि अट्रैक्टिव फोर्स से नेचर नहीं पता चलता है, एक पे पॉजिटिव है तो दूसरे पे नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। क्लियर। एंड लास्ट पॉइंट जो है, अट्रैक्शन में टेक्स प्लेस बिटवीन ए चार्ज बॉडी एंड न्यूट्रल बॉडी, बिल्कुल अभी जो मैंने बताया। एंड ऑल्सो बिटवीन द टू सिमिलर बॉडी, इसको अंडरलाइन करो तो इसका मतलब क्या है, ऑल्सो बिटवीन द टू सिमिलर बॉडी। टू सिमिलर बॉडी के बीच में क्या अट्रैक्टिव फोर्स लग सकता है, बिटवीन द टू सिमिलर बॉडी हाँ फोर्स लग सकता है अट्रैक्टिव। कब लगेगा कि चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन बॉडी मच लार्जर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ अदर बॉडी। मतलब एक बॉडी पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है बहुत ज़्यादा हो जाए, किसके रेस्पेक्ट में, जो दूसरा बॉडी है उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड के रेस्पेक्ट में, एंड दे आर प्लेस्ड वेरी क्लोज। दोनों पे सेम नेचर ऑफ चार्ज है, एक का मैग्नीट्यूड बहुत ही ज़्यादा है और दूसरे पे मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, कम है। और दूसरा जो कंडीशन है, दोनों को बहुत ही ज़्यादा क्लोज ला के रख दो। इससे क्या होगा, अब देखो होगा क्या, इस पर बहुत ज़्यादा चार्ज है
तो ये क्या करेगा, यहाँ से दोनों को बहुत क्लोज ला के रखा हुआ है, तो यहाँ से इसको कौन से चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को, इसको रिपेल करेगा पॉजिटिव चार्ज को। अब क्या होगा, यहाँ पे चार्ज इंड्यूस्ड होगा, और जैसे ही चार्ज इंड्यूस्ड होगा ना, ये जो बॉडी है और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है इसके बीच में फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव, ये जो पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी तरफ भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव। लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, इसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर जाएगा। तो ओवरऑल नेचर कैसा हो जाएगा बेटा, दैट विल बी अट्रैक्टिव। आता है ये समझ में? एक बॉडी पे बहुत ज़्यादा चार्ज है, दूसरे पे कम है, दोनों को बहुत ही क्लोज ला के रख दिया। तो जिस पे चार्ज बहुत ज़्यादा है ये क्या करेगा, यहाँ से चार्ज इंड्यूस्ड करा लेगा। क्या करेगा, चार्ज इंड्यूस्ड करेगा। यहाँ पे कैसे चार्ज इंड्यूस होंगे, नेगेटिव और दूसरी तरफ पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज और इसके बीच में जो पॉजिटिव चार्ज है अट्रैक्टिव फोर्स, पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सिव फोर्स। लेकिन नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के बहुत ज़्यादा क्लोज है ना, इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स किस पे डोमिनेट करेगा, रिपल्सिव। इसलिए ओवरऑल कैसा नेचर हो जाएगा, अट्रैक्टिव। तो इवन बिटवीन द सिमिलर बॉडी, सिमिलर चार्ज बॉडी अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, दो कंडीशन है। एक पे चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कि दोनों ऑब्जेक्ट को बहुत ही ज़्यादा क्या करेंगे, क्लोज रखना पड़ेगा। इन दैट केस कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर? अच्छा, अभी जो है हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट विल बी रिलेटेड टू कंडक्शन एंड इंडक्शन। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो आप देखो, सबसे जो पहला मैंने क्वेश्चन लिया है वो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है स्टेटमेंट, कि टू पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट में अट्रैक्ट ईच अदर। आप इसको अंडरलाइन करोगे, में अट्रैक्ट ईच अदर। और स्टेटमेंट टू क्या है बेटा, ए चार्ज ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस मोर इंड्यूस्ड चार्ज ऑन ए बॉडी ऑफ ए स्मॉल चार्ज। देखो, मैंने जब डिस्कस किया था ना इंडक्शन, तो वहाँ पे क्या बोला था कि अगर एक बॉडी पे चार्ज बहुत ही ज़्यादा हो जाए, बहुत ही ज़्यादा चार्ज हो जाए, और इसके क्लोज, बहुत ही क्लोज कोई छोटा सा हम ऑब्जेक्ट प्लेस करें जिसपे चार्ज क्या है, बहुत ही कम है, तो इन दैट केस क्या होगा, जिस पे मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, यहाँ से क्या करेगा बेटा, निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस होगा उसकी वजह से यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। और पहले से दोनों पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो इसकी वजह से कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव। लेकिन ऑब्जेक्ट को बहुत क्लोज प्लेस करने की वजह से इस बॉडी के अंदर चार्ज क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया। तो उस इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से इसके बीच में कौन सा फोर्स आ गया, अट्रैक्टिव। और दोनों पे सेम नेचर ऑफ चार्ज पहले से था, तो कौन सा फोर्स लग रहा था, रिपल्सिव। बट आप यहाँ पे देखो तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बहुत ही इसके क्लोज है ना, तो इन दैट केस अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर जाता है किसके ऊपर, रिपल्सिव फोर्स के ऊपर। और इसलिए इन दोनों के बीच में ओवरऑल कौन सा फोर्स लगेगा, दैट इज द अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब ये है ना कि अगर दो ऑब्जेक्ट जिसपे सेम नेचर ऑफ चार्ज है, लेकिन उनको बहुत ही ज़्यादा क्लोज प्लेस कर दे, और कंडीशन है कि एक पे चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, तो इन दैट केस क्या होता है कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वहाँ से ये चार्ज अट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। तो ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज इसके बीच में अट्रैक्टिव, और पहले पे सेम नेचर ऑफ चार्ज की वजह से रिपल्सिव, बट यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो डोमिनेट कर जाता है। ओवरऑल कैसा फोर्स हो जाएगा, अट्रैक्टिव। ठीक है ना, तो दोनों सही है। स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है और स्टेटमेंट 2 भी क्या है, ट्रू है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लियर? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है आपका बोर्ड का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखो, व्हेन अ नेगेटिवली चार्ज इज ब्रॉट नियर वन फेस ऑफ ए मेटालिक क्यूब। एक मेटालिक क्यूब के पास लेके आते हैं वन फेस पे, और यहाँ पे हमने लाके कैसा चार्ज प्लेस कर दिया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ऑप्शन क्या है, द क्यूब बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। देखो होगा क्या ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इस फेस से कौन से चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को। किसको रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज को। अभी भी इस मेटल के ऊपर, क्यूब के ऊपर नेट चार्ज कितने के बराबर है, 0। तो अभी भी इस क्यूब के ऊपर नेट चार्ज कितने के बराबर है, 0 के इक्वल है। क्लियर ना, अभी भी ये क्यूब क्या है, न्यूट्रल है। हाँ, चार्ज पोलराइज्ड हो गया, एक तरफ कैसे चार्ज आ गए, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी तरफ कैसे चार्ज चले गए, नेगेटिव चार्ज। बट ओवरऑल अभी भी नेट चार्ज कितने के बराबर, 0। तो ऑप्शन रीड करते हैं, क्यूब बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज नहीं,
Q becomes negatively charged, no. फेस नियर द चार्ज बिकम्स पॉजिटिव एंड, हाँ ये बात सही है क्योंकि हम नेगेटिव चार्ज लेके आए ना, तो यहाँ पे जो नियर वाला फेस है वहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। लास्ट ऑप्शन फेस नियर द बिकम्स, नहीं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं, कैसा चार्ज इंड्यूस्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये भी ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन फंसेगा बेटा, दैट इज द ऑप्शन सी। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है अभी तक का। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, एक एक चीज। 5 बॉल्स मार्किंग है A to E, और हम क्या करते हैं, पेयर में उसको किसी थ्रेड से सस्पेंड करते हैं पेयर में। पहले क्या है, B एंड C, और फिर D एंड E, और इसके बीच में कैसा फोर्स है, रिपल्सन। अच्छा, जहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा वहाँ पे 100% हम लोग श्योर है कि अगर एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरे पे भी क्या होने वाला है, पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो रिपल्सन लग रहा है वो किसके बीच में लग रहा है, पहले है B एंड C, और जो दूसरा पेयर है बेटा D एंड E। एक तो चीज़ क्लियर हो गया कि जो नेचर B का होगा सेम नेचर क्या होगा C का, तो इन दोनों का नेचर क्या होने वाला है, सेम। अगर प्लस, एक प्लस है तो दूसरा भी प्लस, या एक माइनस है तो दूसरा भी माइनस। D एंड E, ये भी क्लियर हो गया कि जो नेचर D का होगा सेम नेचर किसका होने वाला है, E का होने वाला है। तो नेचर वाइज तो पता चल गया, B एंड C का नेचर सेम होंगे, D एंड E का नेचर सेम होंगे। अब क्या होगा, B अगर पॉजिटिव है तो C भी पॉजिटिव, B नेगेटिव है तो C भी नेगेटिव। ठीक है, चलो अब अगले स्टेप में आते हैं। वाइल AB C एंड E, इसके बीच में कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, लिखते हैं अट्रैक्शन। किस किस में है, AB में है, CE में है, और फिर AE में है। क्लियर। अब आप क्वेश्चन से अच्छे से रीड करो। B और C में रिपल्सिव फोर्स, तो अगर B पे पॉजिटिव है C पे भी क्या होगा, पॉजिटिव, या फिर B पे नेगेटिव है तो C पे भी क्या होगा, नेगेटिव। फिर D और E में, D पे पॉजिटिव है तो E पे भी पॉजिटिव, D पे नेगेटिव है तो E पे भी क्या होगा, नेगेटिव। बट यहाँ पे आप देखो तो C एंड E में, C एंड E में कैसा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव। तो अपने को तो पता है कि C पे भी चार्ज है और E पे भी क्या है, चार्ज है। तो अगर मैं थोड़े देर के लिए C को पॉजिटिव मान लूँ, तो अगर E के साथ अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, E पे भी चार्ज है, तो 100% इस पे किससे चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। क्योंकि C पे भी चार्ज है, E पे भी चार्ज है, तो C पे मैंने पॉजिटिव मान लिया, तो E पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ठीक है, B पे भी चार्ज है, तो देखो मैं मान के चला हूँ C पे पॉजिटिव चार्ज, तो B पे भी कैसा होगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव रख दिया। B और A में कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव। अब E के पास दो ऑप्शन है, ए या तो नेगेटिव होगा या फिर न्यूट्रल होगा। ई पे भी चार्ज है, देखो यहाँ पे ई पे, यहाँ पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज भी ए को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसके पास भी दो ऑप्शन है, या तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा एंड क्या होने वाला है, न्यूट्रल। अब देखो तो ए पे पहले के अकॉर्डिंग नेगेटिव एंड न्यूट्रल, थर्ड के अकॉर्डिंग ए पे पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। तो ए पे दोनों चार्ज तो नहीं आ सकता है, निगेटिव भी आ जाए और पॉजिटिव आ जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए ए क्या होगा बेटा, 100% क्या होगा, ए न्यूट्रल होगा। बात समझ में आया। क्योंकि देखो बी और सी में रिपल्सिव, डी और ई में, तो बी पे भी चार्ज होगा, सी पे भी चार्ज होगा, हाँ या तो दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे। उसी तरह डी और ई में भी रिपल्सन, दोनों पे चार्ज होगा। बट सी और ई में कैसा फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव, अट्रैक्टिव फोर्स। तो मैंने क्या बोला कि अगर सी पे पॉजिटिव चार्ज है तो ई पे 100% क्या होना पड़ेगा, निगेटिव। क्लियर। अब इसमें देखो बी और ए में कैसा फोर्स, अट्रैक्टिव। तो बी और सी का नेचर सेम है ना, तो सी को मैंने पॉजिटिव माना है तो बी भी क्या होगा, पॉजिटिव, तो बी को मैंने पॉजिटिव ले लिया। बी ए को अट्रैक्ट कर रहा है, ए पे दो कंडीशन है, या तो नेगेटिव चार्ज या न्यूट्रल। उसी तरह ई भी किसको अट्रैक्ट कर रहा है, ए पे। ई पे नेगेटिव चार्ज है तो ए पे दो ऑप्शन है, या तो पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल। तो अब दोनों तरह ही पॉसिबल है ना, पॉजिटिव भी हो जाए और इस पे क्या सा चार्ज आ जाए, नेगेटिव। तो दोनों के लिए देखो तो क्या कॉमन दिख रहा है, न्यूट्रल। तो इसलिए ये जो होगा दैट विल बी क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन फंसेगा, दैट इज द अनचार्ज्ड पार्टिकल। क्लियर।
बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्ट को अच्छे से समझना। नेक्स्ट, हाँ ये भी इंडक्शन का क्वेश्चन है। A solid conducting a sphere of radius a has charge twice q. A spherical shell of inner radius b and outer radius c is concentric with the solid sphere has net charge minus q. देखो एक सॉलिड स्फीयर है और इस पे कंडक्टिंग है, रेडियस कितने के बराबर है a, और इस पे चार्ज कितने के बराबर है ट्वाइस q। हाँ एक चीज़ याद रखना, जो भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं ना हमेशा उसके सरफेस पे आता है, इन साइड कभी भी चार्ज नहीं आएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहीं पे, आप अच्छे से याद रखोगे कि जब भी चार्ज आप किसी कंडक्टर को दोगे वो चार्ज हमेशा उसके सरफेस पे आता है। क्यों आता है, इन साइड क्यों नहीं रखोगे? देखो चार्ज के बीच में रिपल्सन, मान लो सेम नेचर ऑफ चार्ज दिया तो उसके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, कंडक्टिंग सब्सटेंस है तो चार्ज क्या करेंगे, मूव करेंगे, मूव करते जाएंगे, मैक्सिमम कहाँ तक आ सकते हैं, सरफेस तक, उसके आगे तो जा नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो भी एक्सेस चार्ज देते हैं ना कंडक्टर को, एक्सेस चार्ज गिवन टू कंडक्टर रिसाइड्स इट्स आउटर सरफेस। ये हमको याद रखना है कि किसी भी कंडक्टर को जब हम एक्सेस चार्ज देंगे तो हमेशा कहाँ पे आएगा, उसके सरफेस पे। तो यहाँ पर जो चार्ज आएगा इसके सरफेस पे, और इसका वैल्यू कितना गिवन है बेटा, ट्वाइस क्यू। और ये एक स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल का जो इनर रेडियस है बी और आउटर रेडियस कितना है सी, दैट इज द स्फेरिकल सेल। तो ये जो सॉलिड स्फीयर है ना सेल के सेंटर पे रखा है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, हाँ स्फेरिकल चार्ज को कितना चार्ज दे देते हैं, दैट इज द माइनस क्यू। तो जब भी माइनस क्यू चार्ज दोगे हमेशा कहाँ पे जाएगा बेटा, उसके सरफेस पे, आउटर सरफेस पे। क्लियर? अब क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर एंड आउटर सेल। अब समझो यहाँ पे कितना चार्ज देख रखा है, प्लस ट्वाइस क्यू। तो ये चार्ज क्या करेगा ना, ये जो सेल है, सेल का जो इनर चार्ज, इनर सरफेस है, इसके इनर सरफेस से नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा यहाँ से। अगर ये प्लस टू क्यू है तो कितने को अट्रैक्ट करेगा, माइनस ट्वाइस क्यू को अट्रैक्ट करेगा। और जितने चार्ज को अट्रैक्ट करेगा सेम चार्ज को क्या करेगा, रिपेल भी करेगा। तो इंडक्शन सेल के इनर सरफेस पे कितने चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएंगे, माइनस ट्वाइस क्यू। क्यों? क्योंकि जो चार्ज इंड्यूस्ड करने वाला है उसका वैल्यू कितना है, ट्वाइस क्यू। तो सेल के इनर सरफेस से कितने चार्ज को इंड्यूस कराएगा, माइनस ट्वाइस क्यू। और कितने चार्ज को रिपेल करेगा, दैट इज द प्लस ट्वाइस क्यू। क्लियर? तो अब देखो तो ये जो आउटर सरफेस है इस पे नेट चार्ज कितना आएगा, पहले से इस सरफेस को कितना चार्ज मिला था, माइनस क्यू, ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज कितना आ गया, ट्वाइस क्यू। तो चार्ज ऑन द आउटर सरफेस, नेट चार्ज ऑन द आउटर सरफेस कितना हो जाएगा, नेट चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ सेल दैट इज इक्वल टू ट्वाइस क्यू माइनस क्यू, क्यू के इक्वल। और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस, चार्ज कितना है क्यू, और एरिया स्फीयर है ना तो 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितने के बराबर हो जाएगा, सी के इक्वल। और उसी तरह अगर हम बात करें सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस, सिग्मा आई इज इक्वल टू, देखो तो इनर सरफेस पे कितने चार्ज इंड्यूस हुआ है, माइनस ट्वाइस क्यू बाई 4 पाई, और रेडियस कितने के बराबर है, दैट इज इक्वल टू द बी एस। तो पहले आपको याद कर लो, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। बात क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे ना, पहले हम चार्ज इंड्यूस्ड कराएंगे, फिर नेट चार्ज देख लेंगे, उसके बाद से सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बात क्लियर? एक और क्वेश्चन लेता हूँ, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है अभी तक का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप चीज़ों को अच्छे से समझो। 3 concentric cell of radius R, 2R, 3R are given charge Q1, Q2 and Q3 respectively। और तीनों सेल के लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है
सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सेल्स आर, तीनों के लिए क्या है बेटा, इक्वल. इन दैट केस यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ Q1:Q2:Q3. ठीक है, पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे. 3 सेल्स हैं, तो पहले 2 3, रेडियस R, ट्वाइस R, 3R. कितना चार्ज दिया इसको, Q1 Q2 Q3. जो भी चार्ज देंगे हमेशा बेटा उसके सरफेस पे जाएगा चार्ज. ठीक है, अब यहाँ से चार्ज क्या होंगे, इंड्यूस्ड होंगे. Q1 इसके आउटर सरफेस पे रहेगा ऐसे. अब ये क्या करेगा, जो दूसरा सेल है ना उसके इनर सरफेस से माइनस वाले चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट. कितने को अट्रैक्ट करेगा, -Q1. और किसको रिपेल करेगा, +Q1 को. तो +Q1 को रिपेल करने से क्या होगा ना, सेल के आउटर सरफेस पे पहले से कितना चार्ज है, Q2. और Q1 की वजह से जो इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ सेकेंड सेल है वो कितना आ जाएगा, Q1. तो Q1 यहाँ से -Q1 को अट्रैक्ट कर लेगा, +Q1 को रिपेल करेगा. तो ओवरऑल यहाँ पे टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, Q1 + Q2. क्यों, ये जो Q1 है ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से, और Q2 ऑलरेडी उसके सरफेस पे था. अब उसी तरह ये जो सेल है थर्ड वाला, इसके इनर सरफेस से जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा कितना बेटा, -Q1 + Q2. क्यों, ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी इनर सरफेस से नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा. कितना, -Q1 + Q2. और कितने को रिपेल करेगा, +Q1 + Q2. और ऑलरेडी इसके आउटर सरफेस पे टोटल कितना चार्ज है, Q3. तो टोटल चार्ज कितना हो गया, Q1 + Q2 + Q3. तो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जो सेकेंड सेल है उसके इनर सरफेस पे माइनस, आउटर सरफेस पे Q1 + Q2. जो आउटर वाला सेल है उसके इनर सरफेस पे -Q1 + Q2. और आउटर सरफेस पे Q1 + Q2 + Q3. अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, कि तीनों सेल के लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सेम है. इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या लिखेंगे, सिग्मा = Q/A = इस पे चार्ज है Q1 4πr². और तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए एक कांस्टेंट C मान लेता हूँ. क्यों, क्योंकि सबके लिए वैल्यू क्या है, सेम है. तो यहाँ से Q1 कितने के बराबर आ जाएगा, C × 4πr². उसी तरह सेकेंड वाले सेल के लिए सिग्मा = चार्ज कितना है, Q1 + Q2 / 4π ट्वाइस R². ये भी क्या है, कांस्टेंट. तो यहाँ से जो Q1 + Q2 निकलेगा, C × 4 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4 16 होगा ना, 16 πr². Q1 का कितना टाइम्स आ गया, 4 टाइम्स. Q1 + Q2, Q1 देखो तो C × 4πr² है ना, 16 टाइम्स है तो कितना टाइम्स, 4 टाइम्स 1 = 3 Q1. उसी तरह जो थर्ड वाला सेल है, सिग्मा = क्या लिखेंगे, Q1 + Q2 + Q3 / 4π3r² कांस्टेंट. तो यहाँ से देखो तो Q1 + Q2 + Q3 = कितना जाएगा 3 के स्क्वायर 9 × 4 36 ना, C × 36 πr². अब देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से Q1 कितना है, देखो आप, Q1 = C × 16 सॉरी C × तो इसमें 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कुछ इस तरीके से. इधर लिख रहा हूँ, अब देखो तो मेरे पास क्या निकला, Q1 + Q2 + Q3 = C × 36 πr². ये है C × 4πr². Q2 है C × 3 टाइम्स Q1 का है ना, तो 12 πr² + Q3 = C टाइम्स 36 πr². तो यहाँ से कितना आ गया, C1 4, हाँ तो यहाँ से देखो Q3 = ये कितना आएगा, 12 + 4 16 -36 से करोगे तो C × 20 πr. और ये वैल्यू निकल गया. अब तीनों का रेशियो ले लेते हैं, Q1
S2Q2 S2Q3 Q1 कितने के बराबर है? Q1 इज इक्वल टू C 4 पाई आर स्क्वायर, Q2 इज इक्वल टू C इंटू 12 पाई आर स्क्वायर, और लास्ट में आएगा Q3 इज इक्वल टू कितना? C इंटू 20 पाई आर स्क्वायर। सारा कैंसिल हो जाएगा, क्या निकलेगा? 1:3:5। क्लियर? ये रहा आपका क्वेश्चन करके। अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? अब देखो एक बार कि कंसीडर ए न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर, द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज देन। इस पे पूछा है नेट चार्ज। नेट चार्ज कितने के बराबर होगा? तो अगर आप स्फीयर से बाहर कोई भी रख दो चार्ज, कोई भी चार्ज लेके जाओ, तो यहाँ पे कैसा चार्ज लेकर आए? पॉजिटिव प्लस क्यू। इस वाले सरफेस पे कैसा चार्ज इंड्यूस्ड होगा? निगेटिव। तो यहाँ पे कैसा होगा? पॉजिटिव। तो अभी भी इस पे जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज अभी भी कितने के बराबर रहेगा? दैट विल बी 0। तो इंडक्शन वाला ही कंसेप्ट है कि कंडक्टिंग न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके बाहर कोई भी चार्ज रखेंगे तो इसके अंदर चार्ज इंड्यूस्ड होगा, एक तरफ नेगेटिव दूसरी तरफ पॉजिटिव, बट ओवरऑल अभी भी नेट चार्ज कितने के बराबर हो जाएगा? 0। तो कौन सा ऑप्शन फंसेगा? दैट विल बी 0। क्लियर?